गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा सा थ्रोबैक जब मैं पोखरा में गया था। तो इस वीडियो में आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस पोखरा में कैसा गया। मैं 2 दिन रहा था पोखरा में या फिर 2.5 डेज, और क्या क्या चीज़ें आप घूम सकते हो पोखरा में, ठीक है। क्योंकि अब जब आप पोखरा में जाओगे आप हो सकता है दिमाग में कि कहाँ घूमूँ, कुछ मिस आउट ना हो जाए, क्या मैं सब अच्छी तरह से घूम पाया या पाई, ठीक है। मैं आपको प्राइसेस भी बताने वाला हूँ कि आपको कोई कहीं पर ठगना ले। वैसे वहाँ पे ज़्यादा लोग स्कैमर्स तो लगे नहीं, वहाँ पे सभी जेन्युइन लोकल प्राइस ऑफर कर रहे थे हर किसी को। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेस्ट पोखरा में जगह कौन सी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं अपने कजन्स के साथ बहुत ही सुबह पहुंच गया था, क्योंकि मैं रात को गया था बाय बस और मैं सुबह पहुंचा था, ठीक है। तो फिर हम होटल में चेक इन करके हम सो जाते थोड़ी देर, ठीक है। और फिर सोने के बाद हम उठ के जाते हैं सीधा लेक साइड की ओर। और गाइस लेक साइड ही सबसे फेमस और बेस्ट प्लेस है, ठीक है। लेक साइड में आप क्या क्या कर सकते हो वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। और हम सीधा जाते हैं लेक साइड पे, वहाँ का व्यू होता है बहुत ही प्यारा। और फिर सबसे पहली चीज जो हम करते हैं घूमने के बाद वो है बोटिंग। गाइस हमने पे कर दिया है टिकट्स के लिए बोटिंग का, और टिकट उनके पास है। और अब हम यहाँ से उठाएंगे लाइफ जैकेट्स हम चारों के लिए। तो गाइस मैंने जैकेट खोल दिया क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, जैसे कि आप देख सकते हो धूप लगी हुई है यहाँ पे। हमने बोटिंग की, और बोटिंग का ऐसा था, ये 1 घंटे का होता है। ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ 600 से लेकर 1200 तक का प्राइस, और 1 घंटा इनफ होता है, सच में सफिशिएंट होता है। 1 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो। और क्या होता है कि वहाँ पे लेक के बीचों बीच ना एक छोटा सा आइलैंड जैसा है, ठीक है। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, प्यारा सा मंदिर है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लेक के बीच में एक आइलैंड है जहाँ पे मंदिर है, कितना भव्य मंदिर होगा, वो ऐसे कुछ बड़ी सी बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है 1 रूम का, ठीक है। बस आप जाओ और बस एक स्क्वायर है, ठीक है। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे एक पंडित जी होंगे, आपको टीका लगा के प्रसाद देंगे, और बस उतना ही है। मंदिर में ज़्यादा कुछ नहीं है। और आइलैंड भी बहुत बड़ा नहीं है, लेक के बीच में छोटा सा आइलैंड है। ये मंदिर बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड जैसा है लेक के बीच में, और वहाँ पे सिर्फ बोट से जा सकते हैं, इसलिए हमने अभी ये बोट हायर की है। और बोट हायर की हमने 1 घंटे के लिए। हम मंदिर जाएंगे, घूमेंगे, और फिर उसके बाद ये लेक के अराउंड भी घूमेंगे। राजा एक्सीडेंट होने वाला है हमारी बोट के साथ। एक्सीडेंट कैसे तुम्हारा हो गया अभी एक्सीडेंट? मेरा मरे नहीं क्योंकि मैं हूँ बुलेट प्रूफ। कोई नहीं उड़ा, कोई नहीं उड़ा। तो गाइस यहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे हमने दर्शन किया, और व्यू इतना ही है जितना मैंने आपको दिखाया। यही है चारों ओर का व्यू। कहाँ पे गाइस इसके ऊपर हक दिया चिड़िया ने। अच्छा हुआ कि मेरी शर्ट मेरे उसके ऊपर नहीं हका, इसके जैकेट पे हक दिया, टट्टी कर दिया। अब इस बाउला भिजो वहाँ पे कायाकिंग भी कर सकते हो अगर आप स्विमिंग अच्छी कर सकते हो तो, नहीं तो आप डूब जाओगे कायाकिंग में ऑब्वियसली। वहाँ का जो लेक है बहुत ही शांत था, प्यारा था लेक। वहाँ के प्राइसेस भी कुछ ऐसे थे, अराउंड 600 से लेकर 1200 की प्राइस रेंज थी। उस पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो। छोटी बोट का 600 था, और ये सब नेपाली प्राइसेस है, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन में करंट इंडियन टू नेपालीज रुपीज का करंट प्राइस पे बता देता हूँ, ठीक है। तो इतना चल रहा है अभी, तो फिर आप उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाना। लेक साइड के होने की वजह से थोड़े से प्राइस ऑब्वियसली आपको महंगे ही मिलेंगे, पर उतना ज्यादा एग्जैजरेटेड प्राइसेस भी नहीं थे, ठीक है। रीजनेबल प्राइसेस थे, अफोर्डेबल प्राइसेस थे। तो गाइस बोटिंग खत्म करने के बाद हम निकल पड़ते हैं पोखरा के स्ट्रीट्स पे, ठीक है। कि स्ट्रीट में कैसा, मतलब लोग कैसे जी रहे हैं, पोखरा की सिटी हम एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं, ठीक है। और गाइस पोखरा में 2 चीज बहुत ही ज्यादा फेमस है जो आप कर सकते हो। एक है पैराग्लाइडिंग और दूसरी है बंजी जंपिंग, ठीक है। तो दोनों में ही थोड़ी सी तो फटती है, पर बंजी का तो क्या ही कहूँ, कुछ ज्यादा ही मतलब बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे, ठीक है। तो फिर मैंने बंजी नहीं किया, पर मुझे प्राइसेस पता है। पैराग्लाइडिंग मैंने किया, और पैराग्लाइडिंग करता हूँ मैं अगले दिन। पर पैराग्लाइडिंग के लिए ऑब्वियसली पैसे कितने लगेंगे, मैंने गाइस पूरे जगह पे फिगर पता किया, ठीक है। हर एक दुकान पे, हर एक कंसल्टेंसी पे, हर एक जगह से मैंने पूछा कि कितना लगेगा। तो फिर ये चीज आपको नहीं करनी पड़ेगी, आपको सीधा डायरेक्ट प्राइस से मिल जाएगा। तो गाइस सारे ना मिनिमम प्राइस वहाँ पे 8000 कह रहे थे, कोई थोड़ा सा ज्यादा भी कह रहे थे, पर 8000 ही ज्यादातर लग रहा था, ठीक है। तो फिर बाद में जब मैं रात को होटल गया, मैंने होटल से पूछा कि अराउंड प्राइस कितना, वो कहते 8000 ही है, पर
हम ना आपको 7,500 में करवा देंगे। तो फिर ये याद रखना कि अपने एक बार ना अपने जहाँ पे आप होटल में आप स्टे कर रहे हो उनसे पूछ लेना, ठीक है, रिसेप्शन में, कि क्या वो थोड़ा सा कम करवा सकते हैं, क्योंकि आप उनकी पहले ही सर्विस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप होटल में रह रहे हो उनके साथ, तो फिर उनके पास कितने ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, तो फिर उनकी ना एक डीलिंग रहती है ये पैराग्लाइडिंग या बंजी जंपिंग एजेंसीज के साथ, क्योंकि वो ना अपने कस्टमर्स भेज रहे होते हैं उनके पास, तो फिर वो ना उनको थोड़ा सा डिस्काउंट करवा देते हैं। फिर हम जाते हैं शाम को, हम घूमते हैं बहुत ज़्यादा घूमते हैं, और फिर हमें भूख लगती है और फिर हम जाते हैं एक कोरियन रेस्टोरेंट। वहाँ का खाना भी अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ज़्यादातर आप ना नेपलीज फूड के साथ ही स्टिक करना अगर आप पोखरा घूम रहे हो। कभी कभी आपको चाइनीज़ या इटालियन कुछ भी, कोरियन कुछ भी खाने का मन करे, बस एक बार खाना यार, ट्राई करने के लिए, अपना मन का वो कीड़ा निकालने के लिए। आपको ऑथेंटिक कोरियन फूड कोरिया में ही मिलेगा, आपको ऑथेंटिक इंडियन फूड इंडिया में ही मिलेगा, और ऑथेंटिक नेपलीज फूड आपको नेपाल में ही मिलेगा। तो फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं और का मुंह मारो, ठीक है, नेपाल में आके चाइनीज़, कोरियन, इटालियन कहीं कहीं पे हाँ अच्छे मिल जाएंगे, पर बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। तो गाइस, एज सून एज हम कोरियन फूड खत्म करते हैं, रात हो जाती है, और रात का व्यू तो क्या ही कहने। पर्सनली मुझे जो लेक साइड का व्यू है ना, वो रात को ही अच्छा लगा। रात को बहुत ही प्यारा था, चहल पहल भी ज्यादा थी। सिर्फ दिन में घूम के रात को अपने होटल में सोने मत चले जाना, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि रात को अलग ही सीन है यार। पोखरा मतलब अलग ही दुनिया है रात को। यहाँ पे एक छोटा सा फन पार्क जैसा भी था। यहाँ पे मेन स्ट्रीम जो भी झूले थे ना, आपको वो भी मिलेंगे, जैसे कि फेरिस व्हील, कोलंबस, बम्पिंग कार्स, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि बस मजा आता है बम्पिंग कार्स में। हमने तो बम्पिंग कार्स 3 बार खेला गाइस। और भी आर्केड गेम्स भी थे, और स्केटिंग भी थी गाइस। मुझे पता नहीं आपको स्केटिंग आती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आती। वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था। मेरे साथ जो मेरे कजन्स गए थे वो तो गिरी जा रहे थे, बहुत बार गिरे वो, और उनको गिरता हुआ देख के मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आया, और मेरे पैसे हो गए पूरे वसूल। और वहाँ पे आपको और भी लोकल फूड मिलेंगे। पर गाइस, स्ट्रीट फूड के तो क्या ही कहने। स्ट्रीट फूड प्लीज बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। स्ट्रीट फूड जो लेक साइड के ही मतलब बीचों बीच आपको ना स्ट्रीट में छोटे छोटे स्टॉल्स मिलेंगे, वो आपके सामने ही क्या होता है, वो ऐसे ऐसे करके ना कोयले पे हवा मार के ना पकाएंगे, और वो बेस्ट था, ठीक है। उससे ही हमने पेट भर के डिनर वहीं पे हो गया था हमारा। और गाइस, इसी के साथ ही पोखरा में हमारा डे 1 खत्म हो जाता है। पर अगर आपको लग रहा होगा कि डे 1 में ज्यादा चीजें तो नहीं हुई, तो वेट कीजिए, क्योंकि डे 1 पे हम ना बस भटक रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि मेरे लिए कोई ऐसी वीडियो बनाने वाला नहीं था ना यार, जो कि मुझे इन्फॉर्म कर सकता हो। पर आपके लिए मैं हूं, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि आपका पहला डे भी ना इतना वेस्ट ना हो कि आप ज्यादा चीजें कर सको। डे 1 खत्म होने के बाद डे 2 हमारा शुरू होता है, बहुत ही प्रोडक्टिव। डे 2 में हम एक भी सेकंड मिस नहीं कर रहे थे। हमारा डे 2 ना प्लान हो गया था डे 1 में, क्योंकि हम वहाँ पे घूम रहे थे, घूमते वक्त हमें बहुत ज्यादा चीजें पता चली, और डे 2 पूरा हमने ना एक मिनट के साथ प्लान किया। तो डे 2 शुरू होते ही सुबह उठा मैं, और फ्रेशन अप होके मैंने रूम सर्विस को कह दिया था कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दो। तो फिर ब्रेकफास्ट रेडी था, मैं नीचे गया, मैंने अपना ब्रेकफास्ट खाया, और खाते ही मुझे पिक करने आ गए होटल पे पैराग्लाइडिंग वाले लोग। जैसे कि मैंने कहा कि पिछले रात मैंने ना पैराग्लाइडिंग बुक करवा ली थी अपने होटल से, तो फिर वो ना आपको होटल पे पिक करने आते हैं, और फिर आपको ना ड्रॉप भी आपको होटल पे करने जाते हैं वो पैराग्लाइडिंग के बाद। और मैं वहाँ पे गया था अकेला, ठीक है, क्योंकि मेरे कजन्स कोई भी नहीं करना चाहते पैराग्लाइडिंग। मैं वहाँ पे अकेला गया, और मेरा मन तो कितनी बार किया कि यार वापस चला जाता हूँ। जब मैं वहाँ पे पहुंचा ना सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, और लोग उड़ते हुए देखा, मैंने कहा नहीं यार, नीचे देखा खाई है, बस घर जाने का मन कर रहा था। पर पेमेंट हो गया था, और व्लॉग के लिए मैंने सोचा यार बहुत अच्छा कंटेंट होगा, इसलिए मैंने ना स्टेप बैक नहीं किया। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि गाइस, बहुत ही ज्यादा डर लगता है देखते वक्त, पर जब आप एक बार उड़ जाते हो ना, उसके बाद बिल्कुल डर नहीं लगता। वहाँ पे जैसा पोखरा का वो सिस्टम था, वो ना गवर्नमेंट से मिलके गवर्नमेंट ने वहाँ पे ना कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह, गाइडलाइंस वगैरह बनाई हैं कि पायलट्स ना वैसे नहीं करेंगे आपके साथ। वो आपको ना पहले तो सेफ्टी समझाएंगे कि कैसे होगा टेक ऑफ, आपको कॉन्फिडेंट फील करवाएंगे, और आपको सेफ्टी रेगुलेशन समझाएंगे, आपको थोड़े से ना कमांड समझाएंगे कि अगर आपका पायलट ऐसा कहेगा तो आपको क्या करना है ऑन द स्पॉट, ठीक है। उतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उतना बड़ा आपके ऊपर कोई भार भी नहीं होगा। बस 2 चीज़ें ही करनी है, बस एक तो आपने अपने पायलट की सुननी है, और उसके बाद जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ जब आप भागोगे ना टेक ऑफ के वक्त, तो फिर आपको ना भागते रहना है, आपको कहीं पर भी रुकना नहीं है और बैठना नहीं है। कितने लोग ना बैठ जाते हैं, वो आपको मल्टीपल टाइम्स कहेंगे पायलट ना, उड़ने से पहले वो आपको ना ब्रीफिंग देंगे, सिखाएंगे कि कैसे भागना है, आपको दिखाएंगे कि भी ऐसे भागना है। कि पैराग्लाइडिंग में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है। अब आप रिस्क लेके, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा रिस्क किया है या फिर 100% सेफ है, रिस्क हर एक चीज में होता है गाइस, ठीक है। वो आपको एक्सेप्ट करके अगर आप जाना चाहते हो तो फिर जाओ, और अब आप जा रहे हो ना तो फिर रिस्क एक्सेप्ट करके इंजॉय करो ना, इंजॉय करना वहां पे बैठ के, ठीक है। व्यू आराम से देखो, उड़ता हुआ फील करो, एक मोमेंट एंजॉय करना, ठीक है। यही एडवाइस दूंगा मैं। आज हम चिड़िया से भी ऊपर उड़ रहे हैं,
और जब मेरे कजन मुझे पिक करते हैं वहाँ से, हम फिर जाते हैं खाना ढूंढने की तलाश में, क्योंकि गाइस खाना तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको तो पता ही है। तो फिर हम ना बहुत भटकते हैं, पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, मैं आपको बहुत ही अच्छी जगह रेकमेंड करने वाला हूँ। अगर आप ग्रीस नहीं गए, ठीक है, यूरोप आपको घूमने का मन है, पर आप घूम नहीं पाए, आप पोखरा घूमते वक्त भी घूम सकते हो, क्योंकि पोखरा में एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, उसका नाम है सनडाउन बाय कारमा, ठीक है। तो फिर वो ना सेंटोरिनी थीम्ड एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही प्यारा है। अगर आप वहाँ पे अंदर जाओगे ना, आपको लगेगा कि आप यूरोप पे पहुंच गए हो, ठीक है, ग्रीस पे लगेगा कि आप ग्रीस पे पहुंच गए हो। बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है और खाना भी अच्छा था वहाँ पे। और गाइस खाना खत्म करते ही हम निकल पड़ते हैं फिर से अपनी एडवेंचरस जर्नी पे, और हम चलते हैं सीधा, हमारा नेक्स्ट स्टॉप होता है डेविस फॉल्स। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए वो बंद होता है। डेविस फॉल्स एक वाटरफॉल है, बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है। वो ना हर बार खुला ही होता है, पता नहीं जब हम गए थे तब क्यों बंद था। तो फिर आप जरूर एक्सप्लोर करना वो। डेविस फॉल्स के आगे ही, रोड के आगे, एग्जैक्ट आगे होता है महादेव केव, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब मैं एग्जैक्ट आगे कह रहा हूँ कि बहुत दूर है, 5 मिनट नहीं, बस आप रोड क्रॉस करते बाजू में है महादेव केव, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ केव नहीं है, जब मैंने सुना था कि केव होगा, पर गाइस इतना प्यारा आर्किटेक्चर है ना वहाँ पे, इतना प्यारा बिल्डिंग बनाया उन्होंने। केव नीचे है, तो फिर आप जब अभी लैंड में होते हो ना, लैंड से नीचे जाते वक्त उन्होंने मंदिर जैसा है, मंदिर का स्टाइल है, कुछ सीढ़ियां हैं, बहुत प्यारा है। आप यार वीडियो देखो, ये जैसा कि आप देख सकते हो, इतना प्यारा आर्किटेक्चर है ना यहाँ का। यहाँ पे मूर्तियां वगैरह, कलर्स, यार फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि नेपाल गवर्नमेंट ने इतना अच्छा बनवाया। मुझे पता नहीं नेपाल गवर्नमेंट में इसका हाथ था कि किसका हाथ था, जिन्होंने भी ये बनाया यार, हैट्स ऑफ यार, बहुत ही प्यारी चीज बनाई है, मैं तो इम्प्रेस था। और फिर हम अंदर जाते हैं केव के अंदर, और गाइस यहाँ का केव ना थोड़ा सा भीगा भीगा होता है, क्योंकि वहाँ पे ना नेचुरली पानी बह रहा होता है, तो फिर बहुत ही केयरफुल होना, कहीं फिसल के आपका सर ना फुट जाए। और गाइस जब हम महादेव टेम्पल के बहुत अंदर, बहुत नीचे तक गए ना, एंड तक, वहाँ पे ना एक ऐसी क्रैक जैसा था, दरार, जहाँ से हमें ना डेविस फॉल्स का ग्लिम्स देखने को मिला। तो फिर अगर जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे, अगर डेविस फॉल्स बंद होगा, तो फिर आप महादेव केव पे जाके भी, एंड पे, बहुत नीचे सबसे एंड पे जाके आप थोड़ा सा ग्लिम्स देख सकते हो, पर आपको उतना मैग्निफिसेंट नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे छोटा सा दरार था, आपको वहाँ से देखना पड़ेगा। और फिर गाइस हमारा नेक्स्ट स्टॉप होता है महेंद्र केव। महेंद्र केव भी एक गुफा ही है, और वहाँ पे ना छोटा सा पार्क भी है। मैं ये इतना रेकमेंड नहीं करूंगा यार महेंद्र केव। महेंद्र केव ठीक था अगर आप महादेव केव नहीं जा रहे तो, क्योंकि सिमिलर था गाइस, ज्यादा कुछ डिफरेंस था नहीं, बस गुफा ही तो है, और इतना बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा सा था। अगर आप लोकली रहते हो, ठीक है, वहाँ पे अगर आप 7 दिन के लिए जा रहे हो, 3-4 दिन के लिए जा रहे हो, तो फिर मैं कहूँगा हाँ चलो चले जाओ। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो फिर महेंद्र केव जाके अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करना, क्योंकि वो सिमिलर था महादेव केव की तरह, पर कम था। वहाँ पे महादेव केव में थोड़ा सा वो आर्किटेक्चर वगैरह तो था, जो कि आप बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते, पर महेंद्र केव में ऐसा कुछ नहीं था, बस छोटा सा पार्क था, और वहाँ पे फिर एक केव था, ठीक है। तो फिर हम तो घुसे निकले वहाँ से, इतना मज़ा भी नहीं आया, ठीक है। महेंद्र केव मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉप होता है चमेरो गुफा। चमेरो मतलब चमगादड़ नेपाली में, और गुफा तो आपको पता ही है, जैसा कि नाम कहता है बैट केव। वहाँ पे ना बैट्स ही बैट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा चमगादड़। मुझे लग रहा था कि थोड़े से चमगादड़ देखने को मिलेंगे, पर गाइस वहाँ पे हजारों की संख्या में चमगादड़ थे। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। अगर आपकी फटती है तो फटती है, मत जाओ, क्या कहूँ, पर मैं तो रेकमेंड करूँगा वहाँ पे जाओ। पर वहाँ पे आप ना रेडी हो ना कि वहाँ पे ना थोड़ी सी गंदी बदबू आएगी, क्योंकि चमगादड़ हजारों की संख्या में रह रहे हैं। और जब मैं हजारों कह रहा हूँ ना, ये मजाक नहीं है कि कुछ 100 होंगे, नहीं, हजारों की संख्या में थे वहाँ पे। पर गाइस वहाँ पे अब जब आप चलोगे ना, कहीं पे हाथ रख के, दीवारों पे नीचे हाथ रख के मत चलना प्लीज, क्योंकि हर जगह टट्टी थी। मेरे हाथ पे थोड़ी सी टट्टी लग भी गई थी, ठीक है। केयरफुली चलो, पर कहीं पे हाथ रखने की गलती मत करना, क्योंकि वहाँ पे टट्टियां थी यार हर जगह। और गाइस तीनों जो ये गुफा थे, जो मैंने कहा कि महादेव गुफा, महेंद्र गुफा और ये चमेरो गुफा मतलब बैट केव, इन सबसे डेंजरस बैट केव ही था। अगर आप सिर्फ जाके रिटर्न होना चाहते हो तो फिर डेंजरस नहीं है, बहुत ही काम प्लेस है। पर अगर आपको चुल है एडवेंचर की, अगर आपको खतरों के खिलाड़ी बनना है, तो फिर आप ना वहाँ पे अंदर घुस के आप ऊपर की तरफ से भी दूसरी जगह से एग्जिट ले सकते हो, जो कि बहुत ही डेंजरस और बहुत ही मुश्किल ट्रेन है। वहाँ पे आपको ना ऊपर पार्कोर करके आपको मतलब 6 फीट की दीवार पार करके जाना पड़ेगा, निंजा हथौड़ी स्टाइल में, इधर उधर पैर मार मार के। अगर आप फैमिली के साथ हो तो फिर उस दूसरा एग्जिट मत लेना अक्षय कुमार बनने की तलाश में, सीधा जाओ, जिस जगह से आपने एंट्री मारी है उसी एंट्री से एग्जिट मारो आराम से। और फिर गाइस हम जाते हैं पीस पगोड़ा। बहुत ही प्यारा जगह है पीस पगोड़ा, बिल्कुल मिस मत करना। इतना प्यारा आर्किटेक्चर, अगर आप बुद्धिस्ट हो तो फिर आप बिल्कुल मिस करोगे ही नहीं, मुझे पता है। पर गाइस नेपाल ना सेकुलर कंट्री है, तो फिर सभी रिलीजियस लोग ना मिल बांट के रहते हैं, तो फिर मैंने तो कभी पर्सनली झगड़ा नहीं देखा। शायद 1-2 केसेस
हर जगह हो ही जाते हैं, पर वहाँ पे ज़्यादातर लोग मिलके रहते हैं। और पीस पगोड़ा वैसे एक बुद्धिस्ट जगह, पर कोई भी वहाँ पे जा सकते हैं। तो फिर मैं भी वहाँ पे गया और बहुत ही आनंदमय एक्सपीरियंस था। पीस पगोड़ा तो ब्यूटीफुल था ही था, पर वो ना टॉप पे था, ठीक है, हिल के टॉप पे। तो फिर वहाँ से ना व्यू अमेजिंग, बहुत ही प्यारा व्यू। और वहाँ पे ऊपर से सनसेट भी देखा हमने। हम जब नीचे जा रहे थे सनसेट देखते देखते उतरे, मजा ही आ गया गाइस। और गाइस मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप ना स्कूटी या मोटर बाइक वगैरह रेंट करो। अगर आपको चलानी आती है तो प्लीज वही रेंट करना, क्योंकि टैक्सी कितनी करोगे यार, हर जगह टैक्सी क्या होता है, आपको मिलने भी मुश्किल होगी, ठीक है। और आपको टैक्सी थोड़ा सा ओवर चार्ज भी करेंगे कभी कभी, और टैक्सी यार ऑब्वियसली बहुत ही प्राइसी रहेगी आपके लिए। और फिर गाइस हम और घूमे, हमने स्ट्रीट्स वगैरह की हसल बसल देखी, जो कुछ भी होता है यार, मुझे नहीं पता क्या वर्ड है। हमने स्ट्रीट्स वगैरह एक्सप्लोर की, इसलिए मैं कह रहा था कि स्कूटी या फिर बाइक कुछ लेना, क्योंकि आप स्ट्रीट्स वगैरह ऐसे फ्रीली ना रोम कर पाओगे। और फिर हमें ऑब्वियसली फिर से लगी भूख, और गाइस इस बार हमने स्ट्रीट फूड भी ट्राई कर लिया था, कोरियन फूड भी ट्राई कर लिया था। लोकल फूड तो हम खा ही रहे थे, कभी कभी होटल में ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी कर रहे थे। पर हमने रात में खाया थकाली फूड। थकाली गाइस अगर आपको नहीं पता, नेपाल में ना जैसे कि ये कास्ट वगैरह भी होती है, डिफरेंट कास्ट। इसलिए नहीं कह रहा कि भेदभाव करने के लिए, मैं कास्ट इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ना उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी कल्चर समझाने के लिए। नेपाल में एक ये कास्ट है जिसको कहते हैं थकाली, ठीक है। और थकाली फूड बहुत ही फेमस है गाइस नेपाल में। तो गाइस इतने में हमारी पोखरा की जर्नी खत्म हो जाती है। पर और भी मैं आपको ना कुछ लिस्ट वगैरह बता देता हूँ जो आप जा सकते हो। मैं नहीं गया, पर मेन पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। मेन जगह यही है पोखरा की जो आप घूम सकते हो। पर कुछ जगह है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो और आपको और भी एक्सप्लोर करना है तो फिर आप ये कुछ जगह भी घूम सकते हो, जैसे कि विंध्यवासिनी टेम्पल। ये भी हिल टॉप पे है, आपको हिल टॉप के व्यूज मिलेंगे, और टेम्पल भी छोटा सा प्यारा सा है। और है सिटी रिवर गोर्ज, ये ना बहुत ही प्यारा रिवर है, और आपको ना कैनियन के अच्छे व्यूज भी मिलेंगे। ये तो मैं कहूँगा कि आपको जाना चाहिए। मैंने ये मिस आउट कर दिया, पर आप मिस आउट मत करना। और गाइस आप पोखरा ओल्ड बाजार भी घूम सकते हो, ठीक है। वहाँ का भी ना आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि लोकल्स कैसे घूम रहे हैं, कैसे बाजार लगते हैं वहाँ पे। तो फिर अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक करना मत भूलना, और आप कमेंट करना कि आप और नेपाल की कौन सी चीज़ें चाहते हो कि मैं एक्सप्लोर करूं, और उसके बारे में वीडियो बनाऊं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।